हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस की बेसिक स्टेप्स कि ग्लाइकोलाइसिस किन किन स्टेप्स में कंप्लीट होता है। लास्ट लेक्चर हमारा बेस्ड था ग्लाइकोलाइसिस के बेसिक पार्ट पे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, कहाँ पर होता है, ग्लाइकोलाइसिस की स्टेप्स क्या होती है, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, उसके फेट्स क्या क्या होते हैं, ये हम हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज का वीडियो टोटली डिपेंड होगा उन 10 स्टेप्स पे जिनके थ्रू ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। वो 10 स्टेप्स कौन कौन सी होगी, किसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, किसमें एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, वो सब हम आज डिटेल में स्टडी करेंगे। लेक्चर्स ध्यान से देखिएगा। वीडियो में जहां भी आपको प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का सिंपल सा मीनिंग है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट में। आज का पढ़ने में हम ग्लाइकोलाइसिस की बेसिक स्टेप्स, ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप्स की ग्लाइकोलाइसिस की 10 स्टेप्स होती क्या हैं। लास्ट के लेक्चर में भी हमने देखा था या वीडियो में कि ग्लाइकोलाइसिस जो है बेसिक पार्ट में कि ग्लाइकोलाइसिस दो फेजेस, जबकि प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज, दो फेजेस इन्वॉल्व होती हैं। प्रिपरेटरी फेज या प्रिपरेशन फेज वो फेज होती है जिसमें ग्लूकोज अपने आप को डिवीजन के लिए, डिवाइड के लिए प्रिपेयर करता है ताकि उसका स्प्लिटिंग हो सके, क्लीवेज हो सके। वो फेज क्या कहलाती है? उसके प्रिपरेटरी फेज। पे ऑफ फेज जिसमें एनर्जी का क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, एनर्जी रिलीज होगी, वो फेज कहलाती है आपकी पे ऑफ फेज। अब प्रिपरेटरी फेज में भी अलग अलग फेजेस होती है, प्राइमिंग होती है, स्प्लिटिंग होती है। मतलब कहा जा सकता है यदि उसको और डिस्क्राइब किया जाए तो बेसिकली क्या क्या होगी? प्राइमिंग, स्प्लिटिंग या क्लीवेज स्टेज और एनर्जी जनरेशन स्टेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट, क्लीवेज या एनर्जी जनरेशन स्टेज। एनर्जी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? एनर्जी इन्वेस्टमेंट मतलब ग्लूकोज को ब्रेकडाउन से पहले उसमें एनर्जी लग रही है, कब लगेगी, किन किन स्टेप्स में लगेगी, वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टेप स्टार्ट करेंगे प्रिपरेटरी फेज। प्रिपरेटरी फेज क्या होती है? प्रिपरेटरी फेज, प्रिपरेटरी फेज में सबसे पहले कौन सा सबस्ट्रेट ग्लाइकोलाइसिस है, मतलब ग्लूकोज को हमको किस में कन्वर्ट करना है? पायरुवेट में। 10 स्टेप्स इन्वॉल्व होगी। फर्स्ट 1 to 5 स्टेप किस में आती है? प्रिपरेटरी स्टेज में। फर्स्ट 1 to 5 स्टेप किस में आएगी? प्रिपरेटरी स्टेज में। अब क्या होगी? सबसे पहले ग्लूकोज आएगा। ग्लूकोज आपका 6 कार्बन शुगर है। ग्लूकोज कितना है आपका? 6 कार्बन शुगर है। ये ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस एंजाइम के थ्रू? हेक्सोकाइनेज। फॉस्फोराइलेशन हुआ है। ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे कोई फॉस्फोरिल ग्रुप आके अटैच हुआ है, मतलब फॉस्फोराइलेशन हुआ है। फॉस्फोराइलेशन कौन सा एंजाइम कराएगा? काइनेज एंजाइम। 6 कार्बन शुगर है, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज लिख सकते हैं हम, हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम आएगा जो ग्लूकोज की 6th पोजीशन पे कार्बन फॉस्फोरिल ग्रुप को ऐड करेगा। फॉस्फोरिल ग्रुप का डोनर कौन होगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो अपने एक फॉस्फोरिल ग्रुप को देकर एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एडीपी में। मतलब इस स्टेप में एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हुआ है, एक एनर्जी खर्च हुई है। इस स्टेप में एटीपी ने अपना फॉस्फोरिल ग्रुप डोनेट किया है ग्लूकोज को। वो फॉस्फोरिल ग्रुप ग्लूकोज के कार्बन के 6th पोजीशन पर अटैच हुआ है। एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व हुआ? हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज एंजाइम आया। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप में कैसी रिएक्शन होगी? रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। क्या है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज एक दूसरे के आइसोमर, मतलब आइसोमर है। कोई आइसोमरेज एंजाइम आएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आइसोमरेज, या लिख सकते हैं आइसोमरेज एंजाइम। आइसोमरेज एंजाइम के थ्रू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में उसका आइसोमराइजेशन हो गया। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट नेक्स्ट स्टेप में फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। बिस फॉस्फेट, अब नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है, मतलब कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे भी कोई फॉस्फोरिल ग्रुप आके अटैच हुआ है,
मतलब कहीं ना कहीं वापस से काइनेज एंजाइम आएगा। इस स्टेप में जो काइनेज एंजाइम आता है उसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। कौन सा एंजाइम आया? फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 ने क्या किया? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की फर्स्ट पोजीशन पे भी फॉस्फोरिल ग्रुप को अटैच कर दिया और उसे किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। अभी तक क्या हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट अगेन फॉस्फोराइलेट होके फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। दो फॉस्फोराइल ग्रुप आपस में जुड़ चुके हैं। अब इस स्टेप में वापस फॉस्फोरिल का कोई डोनर होगा, कौन होगा? एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो अपना एक फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करेगी और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एडीपी में। ठीक है, याद तक फॉस्फोराइलेशन। ये पूरी स्टेप ये बेसिकली कहलाती है आपकी प्राइमिंग स्टेप। ये क्या कहलाती है? प्राइमिंग। प्राइमिंग स्टेप, जहां पर क्या हुआ? फॉस्फोराइलेशन हुआ। ये स्टेप क्या कहलाएगी? प्राइमिंग। अब आएगी स्प्लिटिंग या क्लीवेज स्टेज। ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, अभी तक कितने कार्बन चल रहे थे? ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट भी 6 कार्बन कंपाउंड, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट भी उसका आइसोमर ही है, मतलब कितने कार्बन कंपाउंड होगा? 6 कार्बन कंपाउंड। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट भी कितना था? 6 कार्बन कंपाउंड। बट अब स्प्लिटिंग होगी, ये 6 कार्बन कंपाउंड स्प्लिट होके कितने? 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाएगा। इस स्टेप पे एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा? एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कितने कार्बन में टूट जाएगा? 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाएगा और किसका फॉर्मेशन करेगा? रिवर्सिबल स्टेप। किसका फॉर्मेशन करेगा? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेलाइड 3 फॉस्फेट, DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेलाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरेलाइड 3 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करेगा। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेलाइड 3 फॉस्फेट दोनों एक दूसरे के आइसोमर होते हैं। जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लिसरेलाइड 3 फॉस्फेट में। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो सकता है? ग्लिसरेलाइड 3 फॉस्फेट में। किस एंजाइम की प्रेजेंस में? आइसोमरेज एंजाइम या ट्रायोज आइसोमरेज। क्या कहते हैं? ट्रायोज आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। अब ये फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो गया। यहां से क्या हो गया? स्प्लिटिंग हो गई या क्लीवेज। ये स्टेप क्या कहलाएगी आपकी? प्राइमिंग हो गया, स्प्लिटिंग हो गई, या भी क्या चल रही है आपकी? प्रिपरेटरी फेज। स्प्लिटिंग हो गई या क्लीवेज हो गया। 2-3 कार्बन कंपाउंड में डिवाइड हो गया। ये पूरे आपके प्रिपरेशन हुई। अभी ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हुआ, एनर्जी क्या हुई? कंज्यूम्ड हुई। इस स्टेप में एनर्जी का यूज हुआ है और किस में कन्वर्ट हो गया? फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट स्प्लिटिंग करके या क्लीवेज होके किस में कन्वर्ट हो चुका है? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरेलाइड 3 फॉस्फेट। फर्दर कौन मूव करेगा आगे स्टेप में? ये ग्लिसरेलाइड 3 फॉस्फेट आगे बढ़ेगा और आगे का पाथवे पे ऑफ पाथवे चलाएगा, पे ऑफ फेज चलाएगा ग्लाइकोलाइसिस की। क्यों डाईहाइड्रोक्सी? अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नहीं जाएगा तो क्या केवल 3 कार्बन कंपाउंड ही जाएगा? तो केवल एक ही मॉलिक्यूल बनेगा क्या पायरुवेट का? नहीं, ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरेलाइड 3 फॉस्फेट में। और नेक्स्ट स्टेप में फिर साइकिल चलेगा और 2 पायरुवेट का फॉर्मेशन होगा। पायरुवेट के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 2। इस कारण कितना हो गया? एक पायरुवेट मॉलिक्यूल में 3 कार्बन कंपाउंड होते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल बनेंगे तो ऑटोमेटिक 6 कार्बन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया है। ग्लूकोज भी 6 कार्बन कंपाउंड था, फाइनली पायरुवेट में भी हमें 6 कार्बन कंपाउंड मिल जाएंगे। अब देखते आगे फर्दर स्टेप क्या आएगी। ये आपकी प्रिपरेटरी फेज डन। अब स्टार्ट करेंगे पे ऑफ फेज। पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज में आगे कौन मूव करेगा? ग्लिसरेलाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरेलाइड 3 फॉस्फेट रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू कैसी होगी? बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू, मैं वापस से लिख रही हूं, ध्यान रखिएगा। ग्लिसरेलाइड 3 फॉस्फेट रिवर्सिबल रिएक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट में, 1,3 बिसफॉस्फो ग्लिसरेट में। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया। मतलब कहीं ना कहीं कोई काइनेज ग्लिसरेलेट 3 फॉस्फेट जैसे ही 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर फॉस्फोरिल ग्रुप का डोनर होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PI।
हम 2 ग्लिसरेलेट लेके चल रहे हैं क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लिसरेलेट 3 फॉस्फेट में। तो हम यहाँ मान लें कि 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरेलेट 3 फॉस्फेट के है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल मान के चल रहे हैं। ये 2 मॉलिक्यूल आगे मूव करेंगे फर्दर स्टेप में, तो ये सब 2 मॉलिक्यूल ही बनेंगे। 2 पी का होगा, 2 पी 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगेगी इस स्टेप में, ठीक है। फॉस्फोरिल ग्रुप का क्यों किसका फॉर्मेशन हो रहा है, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के 2 मॉलिक्यूल, दोनों की 3 पोजीशन पे तो था फॉस्फोरिल ग्रुप, फर्स्ट पोजीशन पे वापस फॉस्फोरिल ग्रुप जुड़ गया है, तो उसमें फॉस्फोरिल ग्रुप का डोनर क्या होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक उस ग्लिसरेट पे जुड़ जाएंगे और 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे। अब इस स्टेप में क्या होता है, पायरुवेट बेसिकली डिहाइड्रोजिनेज का फॉर्मेशन करेगा, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन करेगा। और इस स्टेप में NAD कन्वर्ट हो जाएगा NADH में, NAD प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD प्लस NADH में। 2 NAD प्लस कितने में NADH, 2 NADH में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंजाइम होगा बेसिकली डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम आएगा, डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में NAD किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADH में, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का डोनर कौन, फॉस्फोरिल ग्रुप का डोनर कौन होगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप में 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गई, 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना। इस स्टेप में एक फॉस्फोरिल ग्रुप रिमूव हुआ, वो फॉस्फोरिल ग्रुप कौन एब्जॉर्ब करेगा, कौन एक्सेप्ट कर लेगा उसको, ADP एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। इस स्टेप में जो मेन एंजाइम यूज होता है वो होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब आप ये सोच रहे होंगे काइनेज एंजाइम तो फॉस्फोराइलेशन कराता है, यहाँ पे काइनेज जो एंजाइम है उसने फॉस्फोरिल ग्रुप किसके साथ ऐड कर दिया, ADP के साथ। ADP का फॉस्फोराइलेशन करा दिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ATP में। इस स्टेप को कहा जाता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या कहा जाता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब क्या करता है, काइनेज एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से फॉस्फोरिल ग्रुप लेकर दूसरे सबस्ट्रेट को दे देता है, ADP को दे देगा और उसे किस में कन्वर्ट कर देगा, ATP में। तब वो स्टेप कहलाती है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। प्रोडक्ट क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोराइलेशन तो हुआ लेकिन किसका हुआ, ADP का। ADP किस में कन्वर्ट हो गया, ATP में। इसलिए ये स्टेप क्या कहलाएगी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बहुत ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन वाले स्टेप्स कौन सी होगी। तो फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट को जब 3 फॉस्फोग्लिसरेट में करेगा तब वो स्टेप कहलाएगी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। अब 3 फॉस्फोग्लिसरेट नेक्स्ट स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 3 फॉस्फोग्लिसरेट नेक्स्ट स्टेप में म्यूटेज एंजाइम के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ठीक है। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट नेक्स्ट स्टेप में पायरुवेट काइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में। अब इस स्टेप में भी क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन होगा। पायरुवेट काइनेज फॉस्फोराइलेशन तो कराएगा लेकिन किसका फॉस्फोराइलेशन, पायरुवेट फॉस्फोराइलेशन तो होगा लेकिन किसका फॉस्फोराइलेशन हो जाएगा, ADP का फॉस्फोराइलेशन होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ATP में। ये स्टेप भी क्या कहलाएगी आपकी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये स्टेप भी क्या कहलाएगी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसमें एंजाइम ने सबस्ट्रेट से फॉस्फोरिल ग्रुप लेकर दूसरे सबस्ट्रेट या ADP को दिया और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ATP में। तो ये स्टेप क्या कहलाएगी, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, पायरुवेट का फॉर्मेशन हो गया। यहीं से ध्यान रखिए दो मॉलिक्यूल चल रहे थे ग्लिसरेलेट 3 फॉस्फेट के, यहाँ भी ये सब कितने कितने मॉलिक्यूल चलेंगे, 2 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन हुआ, 2 मॉलिक्यूल 2 फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हुआ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट के भी 2 मॉलिक्यूल बने और पायरुवेट के भी 2 मॉलिक्यूल का ही फॉर्मेशन होगा। तो एक पायरुवेट में 3 कार्बन कंपाउंड, पायरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ये सारे कितने आ रहे हैं अब, ग्लिसरेलेट 3 फॉस्फेट 3 कार्बन कंपाउंड, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, जहां भी पीछे ग्लिसरेट है वो सब कितने 3 कार्बन कंपाउंड, 3 कार्बन कंपाउंड ग्लिसरेलेट, ये भी 3 कार्बन कंपाउंड 3 कार्बन कंपाउंड, और पायरुवेट भी कैसा हो गया आपका 3 कार्बन कंपाउंड, बट सबके कैसे 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसलिए 2 NAD प्लस NADH प्लस में कन्वर्ट हुआ, 2 ADP से 2 ATP, एक स्टेप में एक ATP का फॉर्मेशन होगा, 2 बार चलेंगे तो 2 ATP में कन्वर्ट होंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, और इस स्टेप में भी 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिए, 2 स्टेप्स ऐसी होगी जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की होगी, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट का बनना और फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना। ये 2 स्टेप्स कैसी होगी, बेसिकली आपकी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होंगे, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज और पायरुवेट काइनेज, ये दोनों एंजाइम क्या कराते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। कितने वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, कितने NADH का प्रोडक्शन होगा, 2 NADH का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो ये बेसिक मैकेनिज्म है ग्लाइकोलाइसिस की। ग्लाइकोलाइसिस की मैकेनिज्म में 3 इरिवर्सिबल स्टेप्स होती है। कौन कौन सी 3 स्टेप्स होगी, फर्स्ट स्टेप, ये वाली जो फर्स्ट स्टेप है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, ये इरिवर्सिबल है, फर्स्ट स्टेप। थर्ड स्टेप, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट का बनना, इरिवर्सिबल। और लास्ट स्टेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना, ये कैसी है, इरिवर्सिबल स्टेप है, ये वापस से रिवर्ट नहीं होंगी, ये रिवर्ट करना है तो कोई अदर एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होगा। बाकी सारी स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस की रिवर्सिबल स्टेप है। इन्हीं 3 इरिवर्सिबल स्टेप पे ही हम रेगुलेटरी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे का रेगुलेशन है वो यही 3 स्टेप्स रेगुलेट करेगी। ग्लाइकोलाइसिस को कब चलाना है, कब रोकना है, कब ATP का कंजम्पशन ज्यादा होगा तो वो एक्टिवेट करेगा कि इनहिबिट करेगा, ये सब यही तीनों स्टेप्स करेंगे। मोस्ट प्रोबेबिलिटी, और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है तो कभी कभी वही एज ए इनहिबिटर वर्क करने लगता है। वो भी पढ़ेंगे एंजाइम्स को कैसे ब्लॉक करेगा, कौन सा सबस्ट्रेट ब्लॉक करेगा। ठीक है, तो ये हमने देखा ग्लूकोज से पायरुवेट का फॉर्मेशन, 3 इरिवर्सिबल स्टेप, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट का बनना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना। बाकी सब कैसी आपकी रिवर्सिबल स्टेप है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होगा, ध्यान रखिएगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फो, जहां पर भी ATP का प्रोडक्शन होगा, और फॉस्फोरिल ग्रुप का डोनर कौन होगा, सबस्ट्रेट। तो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट का बनना, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट का बनना। ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में रेट लिमिटिंग स्टेप्स कौन सी होगी, क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में रेट लिमिटिंग स्टेप्स कौन सी होगी, तो रेट लिमिटिंग स्टेप है फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट का बनना। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा PFK, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, PFK1। ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है जो ओवरऑल रिएक्शन की रेट को डिसाइड करता है कि किस रेट से रिएक्शन चलेगी, वो स्टेप कहलाती है आपकी रेट लिमिटिंग स्टेप। सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी ये, सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगी जो पूरे ओवरऑल रिएक्शन की रेट को डिसाइड करेगी। तो ध्यान रखिएगा कौन सा एंजाइम रेट लिमिटिंग एंजाइम होगा, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। यही स्टेप कैसी होगी, रेट लिमिटिंग स्टेप, जो ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस की रेट को डिसाइड करेगी कि किस रेट से रिएक्शन चल रही है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे कहाँ चलेगा, सेल के साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में, या हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जितने भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो सब माइटोकॉन्ड्रिया में चलते हैं, एक्सेप्ट ग्लाइकोलाइसिस जो कहाँ पर चलता है, सेल के साइटोसोल में। अब एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि कितने ATP का कंजप्शन हुआ और कितने ATP का प्रोडक्शन हुआ। कितने ATP खर्च हुई यहीं से समझ आ रहा है, 2 ATP यहाँ फर्स्ट स्टेप में एक एनर्जी कंज्यूम्ड हुई और थर्ड स्टेप में एक ATP लगी। मतलब कह सकते हैं
कितनी एनर्जी कंज्यूम्ड हुई, 2 एटीपी माइनस 2 एटीपी। किस किस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेप में, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ और 10th, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, ग्लिसरलेट 3-फॉस्फेट से लिख लेते हैं एक बार, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और ये 10th स्टेप, ठीक है। अब किस किस स्टेप में, जब हम 5th स्टेप की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में एनर्जी का कंज्यूम्ड हुई, 5th स्टेप के बाद 6th स्टेप, ये 5th स्टेप जिसमें किसका प्रोडक्शन हुआ, NADH का प्रोडक्शन। कितने NADH का फॉर्मेशन हुआ, 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब ATP का प्रोडक्शन कहाँ हुआ, 7th स्टेप, 7th स्टेप में 2 ATP, ATP में कन्वर्ट हुए, मतलब 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट स्टेप में किसमें, लास्ट स्टेप में भी 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ, लास्ट स्टेप में भी क्या हुआ आपके, 2 ATP का प्रोडक्शन हुआ। ओवरऑल कितने ATP का प्रोडक्शन हुआ, 4 ATP का फॉर्मेशन हुआ और 2 ATP कंज्यूम्ड हुई, माइनस 2 ATP। तो नेट ATP का कितना फॉर्मेशन हुआ, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में नेट ATP का फॉर्मेशन होता है 2 ATP। नेट ATP कितनी बनती है, 2 ATP। NADH के केस में देखा जाए, ये तो ATP का ओवरऑल है अपना NADH, एक NADH का मतलब होता है 2.5 ATP, तो 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ है, मतलब कितने ATP का फॉर्मेशन होगा, 5 ATP का फॉर्मेशन होगा, 5 ATP का फॉर्मेशन हुआ या प्रोडक्शन हुआ। मतलब ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस में यदि NADH के फॉर्म में भी और ATP के फॉर्म में, दोनों के फॉर्म में पूछा जाए तो कितने ATP का फॉर्मेशन होगा, 7 ATP। ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं NADH के केस में 3 ATP भी कंसिडर किया जाता है। यदि 3 ATP कंसिडर करेंगे तो नेट ATP कितने होंगे, 8 ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस के केस में ओवरऑल कितने ATP का प्रोडक्शन हुआ, 7 ATP का प्रोडक्शन हुआ। तो ये था आपका ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कैसे चलता है, कहाँ कहाँ ATP कंज्यूम्ड होती है, कहाँ ATP का प्रोडक्शन होता है, कहाँ NADH का प्रोडक्शन होता है, ये सब डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं। जहाँ भी आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।